पैसिफिक के जानकार हैं, तो मैं चाहूँगा कि अपनी बात आरंभ करें और अपना इंट्रोडक्शन या थोड़ा स्वयं भी दे सकते हैं, बाकी मैंने बता दिया है। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। और हमारे बच्चों को अब कुछ ना कुछ जानकारी दीजिए, क्योंकि इनका प्रश्न पत्र है, जो पेपर्स है वो ऑब्जेक्टिव स्टाइल में होगा। तो कुछ जो ऐसे फैक्ट्स हैं, जैसे ईयर, किस ईयर में कौन सा इंसिडेंट हुआ या क्या क्या हुआ, कौन ट्रीटी हुआ, ये सब भी थोड़ा फोकस रखिएगा डॉक्टर साहब। तो बाकी तो हमारे स्टूडेंट सब उसके बाद आपको लेक्चर को बार बार सुनेंगे, यूट्यूब पे रहेगा ही। तो मैं अब हैंड ओवर करता हूँ डॉक्टर सुदीप कुमार जी को, एंड लेट हिम बिगिन। और जो भी स्टूडेंट है मैं चाहूँगा कि वो अपना म्यूट करके रखें। क्वेश्चन आंसर सेशन होगा इनके लेक्चर के बाद, और 1.5 घंटे का शेड्यूल है, तो जितना भी चल पाए उतना चलेगा। और इनके सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर होगा, लोग प्रश्न पूछेंगे, ये उत्तर भी देंगे। और ये क्योंकि यूट्यूब पे लाइव है, तो सब लोग उस हिसाब से अपने जो एक इथिक्स है, एक मोड है जो ऑनलाइन जुड़ने का, उसको सब लोग ध्यान में रखते हुए सवाल भी पूछेंगे और अपने वीडियो को भी उसी प्रकार से रखेंगे, क्योंकि ऑनलाइन है और विश्व में सभी लोग इसको देख सकते हैं भविष्य में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जुड़ने के लिए। शुरू किया जाए फिर। जी नमस्कार एंड धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत मुझे ये मौका देने के लिए, क्योंकि आज तक जितनी भी आजकल अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां होती हैं वो या तो बड़े शहरों तक ही महदूद रह जाती हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि हम जो है दिल्ली और बॉम्बे और साउथ की बड़ी बड़ी सिटीज से दूर रूरल एरियाज में जो छोटे छोटे कॉलेजेस हैं या सरकारी कॉलेजेस हैं उनके साथ जुड़ें और उनके स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ जो विश्व राजनीति में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में डिस्कस करें। तो काफी एक इनकरेजिंग स्टेप है और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मुझे उसमें शामिल होने का मौका मिला, इसके लिए भी मुझे बहुत खुशी है। आशा है कि आप लोगों को मेरा आज का जो है लेक्चर पसंद आएगा और मैं ये चाहता हूँ कि इसको लेक्चर से ज्यादा एक डिस्कशन की तरह देखा जाए, जहाँ सारे स्टूडेंट्स ये ना सोचे कि उनको कितना आता है और कितना नहीं आता है। ईमानदार तरीके से, ईमानदारी से जो भी सवाल उनके मन में आते हैं, हर एक स्टूडेंट की कोशिश होनी चाहिए कि वो अपने सवाल को इस क्योंकि जब आप डिस्कशन करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कशन में, तो चीजें फिर आपको खुल के समझ में आती हैं। अदरवाइज ये होता है कि मैं बोले जा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं और बीच में कई बार फोकस टूटने की वजह से कई सारी चीजें भी मिस हो जाती हैं। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज का जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडो पैसिफिक। जैसा कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं, इंडो पैसिफिक दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इंडो मीन्स इंडियन ओशन एंड पैसिफिक, पैसिफिक मीन्स पैसिफिक ओशन। इंडियन ओशन को हिंद महासागर कहते हैं और पैसिफिक ओशन को प्रशांत महासागर कहते हैं। तो ये टर्म जो है काफी यूज में है। इसका रीजन क्या है? पहले तो ये देख लेते हैं कि ये इंडो पैसिफिक जो एरिया है, जो हम इंडो पैसिफिक वर्ड करते हैं, तो इसके अंदर कौन कौन से जियोग्राफिकल, भौगोलिक जो है एरियाज आते हैं। तो आप देखेंगे कि ये स्टार्ट होता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप जाएं, यहाँ देखें, ये पाकिस्तान के जस्ट बाजू में आप देखेंगे ये जो एरिया है, यहाँ पे ये मिडिल ईस्ट है और उसके नीचे ये ईस्टर्न अफ्रीका है, जहाँ पे जिबूती एयर बेस है। यहीं से रास्ता जो है सुएज कैनाल का जाता है, जहाँ से हमें पूरी दुनिया को ऑयल एंड गैस की सप्लाई होती है। तो ये एक इकलौता रास्ता है जहाँ से ऑयल एंड गैस पूरी दुनिया को सप्लाई होता है। सुएज कैनाल भी यहीं पे पड़ता है। तो ये दोनों जो है, ये आपका जो इंडियन ओशन में ये जो एरिया है पैसिफिक, और जो पैसिफिक को भी जोड़ता है, आप देखेंगे कि यहाँ से ये स्टार्ट होके ये आपका जो है ये यूएस के ईस्टर्न कोस्ट तक जाता है, आप फिर राइट हैंड साइड में। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसमें इंडो पैसिफिक में इंडिया भी आता है। और तो क्यों इंडो पैसिफिक की जरूरत क्यों पड़ी, आप लोग सोचते होंगे। हालांकि पहले 2000 पैसिफिक का जो टर्म है ये यूज किया जाता था। तो फिर आप ये सोचेंगे कि जब एशिया पैसिफिक एक ऑलरेडी एक टर्म है जिसमें एशिया की भी बात करते हैं, पैसिफिक की भी बात करते हैं, तो फिर इंडो पैसिफिक
जो टर्म है इसको बनाने की क्या जरूरत पड़ी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम एशिया पैसिफिक बोलते हैं तो उसमें इंडिया नहीं आता था, उसमें साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया और आपके जो पैसिफिक आइलैंड है, हाँ, ये सारे देश आते थे। और ये जो दो देश होते थे ये आपके इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में होते थे, क्योंकि उसमें इंडिया भी नहीं आता था और उसमें यूएस भी उसके बाहर होता था, एशिया पैसिफिक के। तो ये इंडिया और यूएस के बीच का जो एरिया है उसको हम एशिया पैसिफिक अगर आप रफली कहे तो कह सकते हैं। तो फिर इंडो पैसिफिक का जरूरत क्यों पड़ी, इसका जो सबसे बड़ा जरूरत पड़ा है वो उसके पीछे मूल कारण है राइज ऑफ चाइना एंड राइज ऑफ इंडिया। तो आप देखते हैं कि 2008 के बाद से चीन का एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में बहुत बड़ा एक स्थान उभर के बनता है, जिसके अंदर चीन अपनी बहुत सारी महत्वाकांक्षी नीतियों को जो है सामने लाता है। और वो ये भी अपनी महत्वाकांक्षा दिखाता है कि किस तरीके से वो एक आर्थिक सुपर पावर के साथ साथ एक वैश्विक सुपर पावर भी बनना चाहता है। आप सभी को मालूम होगा कि ये वही चीन है जिसको एक वक्त पे सिक मैन ऑफ एशिया कहा जाता था, जो एशिया का सबसे गरीब देश है। और आपको मालूम है कि चीन जो है, चीन का जो सफर है एशिया के सबसे गरीब देश से दुनिया की सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरना, और अब वो अमेरिका के साथ एक जहां पे वो अपने लिए एक सम्मान पूर्ण स्थिति जो है हासिल करना चाहता है। मतलब यूएस के बराबर, यूएस के समकक्ष अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है, न केवल एशिया में बल्कि पूरे विश्व में। तो यही से जो है सबसे पहले एक आइडिया उभर के आता है, जो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी का है, जो 2007 में भारत आते हैं और भारत दौरे के दौरान भारत की संसद में उनका एक बहुत ही लोकप्रिय भाषण रहा है, जिसमें वो एक इंडो पैसिफिक की आइडिया को पहली बार विश्व के सामने रखते हैं। और उसमें वो कहते हैं कि ब्रॉडर एशिया, ये उनका एक टर्म है जो कोट एंड कोट वो मेंशन करते हैं अपने लेक्चर में, स्पीच में अपने, कि ब्रॉडर एशिया की हम परिकल्पना करते हैं, जहाँ पे वो कई सारे जो है पावर्स को देखना चाहते हैं जो एक एक्टिव रोल प्ले करे। अगर मूल रूप से देखें तो उसके पीछे उनकी यही मंशा लगती है कि वो अ, चीन की उभरती हुई जो है ताकत और उसके परिणाम जो हो सकते हैं न केवल जापान के लिए बल्कि पूरे एशिया और विश्व के लिए, उसके लिए वो पूरे विश्व को तैयार करना चाहते थे। आप सभी को मालूम है कि 2007 के इस भाषण के बाद पूरी दुनिया में इस भाषण को लेके बहुत ही सारे आलेख आए और उसके बारे में बहुत ही गंभीर रूप से कई सारे प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स, लेखक, कई सारे लोगों ने, बड़ी बड़ी हस्तियों ने बहुत ही संजीदगी से उसके ऊपर डिस्कशन किया। ही 2017 आते आते प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने उस आइडिया को एक बहुत ही विस्तृत तरीके से एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं, एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के नाम से वो जापान का एक पेपर जो है वो रिलीज करते हैं और उसमें बताते हैं कि जापान की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी क्या होगी। और वहां पे वो बताते हैं कि वो चीन के साथ कैसे डील करना चाहते हैं, वो इंडिया को कैसे इंगेज करना चाहते हैं और इंडिया कैसे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इंडो पैसिफिक के अंदर जो है ये एक मल्टीपोलर एशिया को बनाए रखने के लिए, और उसमें किस तरह से वो यूएस के साथ भी सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं। आप सभी को मालूम है कि जापान का यूएस के साथ में डिफेंस ट्रीटी है, रक्षा ट्रीटी है। तो ये एक बेसिक आइडिया है। बाकी आप मैप में देख ही सकते हो कि इंडिया पूरी तरह से इंक्लूड है इंडो पैसिफिक में, और जापान जो है बिल्कुल आप देखेंगे कि ऊपर में यहाँ पे आपको दिखाई देगा, आपको जापान यहाँ पे। तो जापान भी उसी इंडो पैसिफिक के अंडर में आता है और चाइना भी वहीं पे आता है। तो
तो ये एक बेसिक आइडिया है। अब जो मेरा आगे का जो लेक्चर होगा मैं उसमें ये डिस्कस करूंगा कि राइज ऑफ चाइना के क्या मायने हैं, राइज ऑफ इंडिया के क्या मायने हैं, और इंडो पैसिफिक जो है किस तरीके से पूरी वर्ल्ड के लिए क्रूशियल। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंस देख लेते हैं इंडो पैसिफिक का। ये तो जियोग्राफिकल जो इसके भौगोलिक जो इसके विशेषताएं थी वो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कौन कौन से रीजन आते हैं, और एशिया पैसिफिक थी बल्कि इंडो पैसिफिक की बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और इसमें किसका रोल रहा। जैसे शिंजो आबे जी की मैंने बात की, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी की बहुत बड़ी एक ये जो ओशियन सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, जो 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 पानी का जो रास्ता है जो आपको गल्फ से, ये मिडिल ईस्ट से, ये यूएस को और पूरी दुनिया को जोड़ता है, यूरोप को जोड़ता है। इसी रास्ते तेल और गैस जो है सप्लाई होती है, और ये भारत के करीब से होते हुए स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होते हुए, साउथ चाइना सी से होते हुए, ये जो है सिंगापुर होते हुए ये जो है यूएस को जाती है और यूरोप को जाती है। तो ये जो रास्ता है, मैरीटाइम रूट है जो इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है, ये किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना एनर्जी के, बिना ऊर्जा के कोई भी देश जो है विकास नहीं कर सकता है। आपको मालूम है कि आज जितनी भी बड़े बड़े कारखाने हैं या जो कार है, गाड़ी है, ये सब जो है हमारे ईंधन पे चलते हैं, और ये ईंधन हमें कहाँ से मिलता है? ये ईंधन हमें मिडिल ईस्ट से या गल्फ से मिलता है, मोस्टली जो मिलते हैं। ठीक है। रशिया भी एक मेजर सप्लायर है ऑयल एंड गैस का, तो वहां से भी हमें मिलता है। यूरोप को काफी देशों को जो है वो ऑयल एंड गैस सप्लाई करते हैं। तो ये एक एनर्जी का भी बहुत बड़ा जो है ये इशू है कि अगर इंडो पैसिफिक पे जिसका कब्जा होगा वो पूरी दुनिया पे राज करेगा। तो इंडो पैसिफिक जो है इस लिहाज से भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपको मैं बताता हूँ कि चीन का जो उदय हुआ वो इंडो पैसिफिक के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, चीन हमारा एक पड़ोसी देश है जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और वो अगर आप देखें वहाँ पे किस तरह की राजनीतिक सत्ता है, तो वो एक बहुत ही वन पार्टी स्टेट है। हालांकि वहाँ पे कई सारे छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन भी कंट्रोल रहता है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो आप अगर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो एक वन पार्टी स्टेट है, और चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो पूरी तरीके से वहाँ के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अ, हर 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 पहलुओं पे बहुत बड़ा एक कंट्रोल बना के रखती है। और चूंकि वहाँ पे चुनाव नहीं होते हैं बाकी लोकतांत्रिक देशों की तरह, तो वहाँ पे जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, वो भी पूरी दुनिया से थोड़ी हटके है। लोकतांत्रिक जो दुनिया है उससे थोड़ी हटके है। कहने का मतलब ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि चीन जो है, चीन का जब राइज हुआ, अ, तो चीन के राइज के साथ साथ, चीन के उदय के साथ साथ चीन ने अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो अपने आप को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए उसको भी जो है उन्होंने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, उसकी उसकी तरफ जो है कदम उठाना स्टार्ट कर दिया। उसके तहत उन्होंने अमेरिका से कहा कि हम पूरी दुनिया को G2 में बांट लेते हैं, जहाँ पे आधे आधे दुनिया के आधे हिस्सों पे आप जो है अपना अपना जो है पूरी स्वतंत्र होंगे अपनी तरीके से, जो है अपने पॉलिसी को, अपनी नीतियों को लगाने के लिए, और आधी दुनिया जो होगी उसमें हमारा जो है वर्चस्व रहेगा, जिसमें वो एशिया को भी मतलब शामिल करते हैं। लेकिन यहाँ पे कई सारे देश हैं जो एशिया के अंदर, तो उनको कई सारी दिक्कतें हुई थी। जो उनका जो G2 का जो चीन की जो G2 का जो कल्पना थी, परिकल्पना थी, जो उन्होंने अमेरिका के साथ जो है उन्होंने साझा करने की कोशिश की। तो G2 में आप देखते हैं कि जिसकी जो है पावर को शेयर करने की बात करते हैं, यह ठीक उसी तरह से कहीं न कहीं हमें लगता है कि
जब हम 18वीं और 19वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि यूरोप के कुछ बड़ी ताकतें जैसे डच हुए, ब्रिटिश हुए, और क्या कहते हैं पोर्तुगीज हुए, फ्रेंच हुए, स्पेन हुआ, ये सारे यूरोपीय ताकतें जो थी किस तरीके से दुनिया को जो है अपने आप जो है आपस में बांट के वहां पे अपनी जो है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जिसको कहते हैं अपनी प्रभुत्व को अपने प्रभाव को स्थापित किया। तो ये उसी तरह की कल्पना से मिलता जुलता एक मुझे मुझे मेरी अपनी निजी अमेरिका ने पूरी तरीके से नकार दिया जब जो इंडो पैसिफिक का जो कॉन्सेप्ट शिंजो आबे जी ने दिया। उसके बाद से हम देखते हैं कि आज दुनिया का हर एक देश जो है वो एक अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी लॉन्च कर चुका है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूरोप के कई सारे देश हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो। तो आप देखते हैं कि आज एशिया पैसिफिक जो टर्म है पूरी तरीके से लुप्त हो चुकी स्ट्रैटेजी, और हर देश, दुनिया के हर देश इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को जो है लागू कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसका मूल बिंदु भारत भी है, क्योंकि एशिया में अगर आप देखें पुरानी सभ्यताओं में से भारत दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इनफैक्ट अगर आप इतिहास में जाएं तो आप देखते हैं कि भारत केवल चीन को बल्कि पूरी दुनिया को कई सारे जो है अपने नॉलेज, जो उनका जो ज्ञान था या जो उनकी फिलॉसफी थी, दर्शन शास्त्र थे, उसको उन्होंने दुनिया के साथ जो है साझा किया है। और चीन भी जो है भारत से जो मॉन्क थे, जो साधु थे, वो चीन गए हैं और वहाँ पे उन्होंने जो है वहाँ के राजाओं को जो है शिक्षा दी है, मार्शल आर्ट की शिक्षा दी है, दवा की शिक्षा, औषधि की शिक्षा दी है। वहाँ पे एजुकेशन, लिंग्विस्टिक के ऊपर, लैंग्वेज सिस्टम के ऊपर उन्होंने काम किया। तो भारत जो है फिर से जो है अपने आप को, जब उनका राइज होना स्टार्ट हुआ पिछले कुछ सालों में, पिछले दशक में, तो आप देखते हैं कि भारत के राइज के साथ साथ भारत ने भी कहा कि हम अपना जो एक एंशियंट, जो पुराना, जो हमारा पुराना जो एक स्टेटस था पूरी दुनिया में, जहाँ केवल साउथ एशिया या भारतीय महाद्वीप पे केंद्रित अपनी नीतियां नहीं बनाते थे, हम पूरे विश्व के साथ जो है अपनी नीतियों को साझा करते थे और पूरे विश्व का कल्याण करना चाहते थे। इस तरीके से हम वसुधैव कुटुंबकम की जो आइडियाज है, विचार है, उसमें विश्वास करते हैं। और हमारी जो विदेश नीति है वो पूरे विश्व के लिए है, खास करके विकासशील देशों के लिए। और उसमें जो है किस तरीके से हम अफ्रीका और जो डेवलपिंग कंट्री, जो विकासशील देश हैं, उनको जो है लीड करना चाहते हैं। और ये भारत की विदेश नीति में भी आप देखे होंगे कि 1900 आजादी के बाद किस तरीके से बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ, या बांडुंग कॉन्फ्रेंस के बाद से भी जो अफ्रीकन यूनियन के साथ भारत का जो एंगेजमेंट रहा, वो उसको या उसी वर्ल्ड व्यू मतलब एक वैश्विक जो उनका जो विचार था, वैश्विक जो एक परिकल्पना थी भारत की विदेश नीति, उसको परिलक्षित करती है। तो वो भी जो है उससे जोड़ने की कोशिश कर रही है। वो केवल ना कि केवल चीन के ऊपर केंद्रित है कि चीन का राइज हुआ है और चीन से हमें क्या खतरे हैं, इसलिए हमने अपना इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि एक भारत किस तरीके से एक उभरती हुई ताकत है, और वो किस तरीके से अपनी पोटेंशियल को, अपनी जो उनकी क्षमता है उसको पूरी तरीके से जो है यूज करना चाहता है, ताकि वो जो है अपनी विदेश नीति को एक बहुत ही सके। जैसे बड़े जो है अपनी जो है
विदेश नीति को बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से, एक्टिव तरीके से जो है उसको जो है रखने की कोशिश कर रही है और आगे भी करती रही। तो यहाँ पे एक डिबेट में एक बात ये भी उभर के आता है कि क्या भारत की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, क्या ये वाकई चीन के लिए है या चीन के रोकने के लिए है, जैसा कि चीन का बार बार आरोप होता है कि एशिया पैसिफिक के रहते हुए भी अगर आप इंडो पैसिफिक लाते हैं तो आप चीन को जो है रोकना चाहते हैं, चीन के राइज को रोकना चाहते हैं, चीन को कंटेन करना चाहते हैं। मेरी राय है कि ये एक बिल्कुल ही बुनियाद और बिना आधार की बातचीत है, बिना आधार का लॉजिक है, तर्क है, क्योंकि चीन का तो राइज ऑलरेडी हो चुका है। चीन अगर आप देखिए, अगर आप अगर आप देखें डी फैक्टो तरीके से कि मतलब फैक्ट के बेसिस पे, तो चीन आज कई मायनों में विकासशील देशों की तरह ही है। और मेरा तो वहाँ पे पीएचडी के दौरान मैं तकरीबन 5 साल से ज़्यादा वक्त मैंने चीन में गुजारे हैं। मैं शंघाई में था और शंघाई के अलावा भी चीन के कई हिस्सों में मैंने भ्रमण किया है, ट्रैवल किया है। और वहाँ पे जो मैंने पाया है कि चीन वाकई जो है एक विकासशील देश की तरह जो है उभर के आ चुका है। और अब ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि चीन एक विकासशील देश है, और क्योंकि ये ऑलरेडी विकसित देश की श्रेणी में आ चुका है। और अगर आप भारत से क्या कहते हैं उसका कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो आपको दिखता है कि कितना ज्यादा एक कंट्रास्ट है भारत में और चीन में। चीन भारत से कई चीजों में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे वो इकोनॉमी की मामले हो, चाहे वो ट्रेड का मामला हो, चाहे वो वहाँ पे जो है जो लोगों के लिए जो है आर्थिक क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी, मतलब आर्थिक अवसर प्राप्त करने का जो है लोगों को जो है वहाँ की जो गरीबी, उन्होंने लोगों को जो वहाँ गरीबी का जो मतलब सिक्स मैन ऑफ एशिया, गरीब देश जो कि एशिया का सबसे गरीब देश थे, आज विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था। तो आपको दिख रहा है कि किस तरीके से चीन जो है श्रेणी में आता है। और अभी भी और अभी भी आज कट कर क्या रही है? हाँ सुदीप जी, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ हाँ, आपका हो गया पूरा? हाँ, बस 5 मिनट और लगेगा। अच्छा, ये हटा दें क्या स्क्रीन शेयर? हाँ, हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक 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 ठीक। हाँ, तो जारी रखें, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं नहीं तो जुड़े हुए हैं। जो लेक्चर क्लियर थी ना, आवाज आवाज कट तो नहीं रही थी? नहीं नहीं, आवाज कट इसलिए रही, हो सकता है दिल्ली में पानी ज्यादा बरस रहा हो तो उसके चलते हो सकता है कोई प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली मैं यही कह रहा था कि जो समराइज करते हैं पूरे लेक्चर को, कि इंडो पैसिफिक एक जियोग्राफिकल कंस्ट्रक्ट है, बट ये जियोग्राफिकल कंस्ट्रक्ट मतलब एक भौगोलिक परिकल्पना है। और ये भौगोलिक परिकल्पना एक जो है, जो एक आइडिया के साथ स्टार्ट हुआ था, अब ये एक स्ट्रेटेजी में बदल गया है। और ये जो स्ट्रेटेजी, हर देश का एक अपना स्ट्रेटेजी, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, इसके अपने अलग अलग मायने हैं। जैसे चीन इसको सोचता है कि दुनिया की जितनी ताकतें हैं, दुनिया के जितने भी देश हैं जिनकी भी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, वो चीन को जो है रोकना चाहते हैं, चीन को राइज नहीं करने देना चाहते हैं, चीन को सुपर पावर नहीं बनना चाहते हैं। वैसे ही इंडिया है, इंडिया का मानना है कि भारत की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है वो भारत को जो है फिर से एक विकसित देश बनाने की है, भारत के लोगों की खुशहाली के लिए काम करना है और विश्व में
जो विकासशील देश हैं उनको संयुक्त राष्ट्र संगठन हुआ या जो भी अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक नेतृत्व मिल चुका है, वहां पे उनकी आवाज को सुनी जा सके, या विश्व में जो ग्लोबल कॉमन जो कई सारे ऐसी समस्याएं हैं, चाहे वो आतंकवाद का समस्या हो, चाहे वो जलवायु परिवर्तन की समस्या हो, चाहे वो जो है ट्रेड से रिलेटेड कोई दिक्कतें हो, या पायरेसी हो, या डिजास्टर मतलब कोई आपदिक क्या कहते हैं नेचुरल कैलामिटीज हो, मतलब उसको जो है उसके ऊपर काम करने की जरूरत हो मिलके, उसके लिए जो है भारत जो है काम करना चाहता है अपने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के लिए। यूएस के लिए इसके अलग मायने हैं। यूएस जो है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को इस तरीके से यूज करना चाहता है जहां पे वो चीन के इन्फ्लुएंस को रोकना चाहता है। चीन तो ऑलरेडी राइज कर चुका है, वो ऑलरेडी एक एशिया में एक सुपर पावर की तरह उभर चुका है, और वो विश्व लेवल वैश्विक स्तर पर अमेरिका के साथ जो है प्रतिस्पर्धा कर रहा है। बट चीन से जो अमेरिका के हितों को जो है नुकसान है, उसकी रक्षा के लिए अमेरिका अपना काम कर रहा है। जापान एक बहुत ही पेकुलियर पोजीशन में है, एक बहुत ही विशिष्ट स्थिति में है। जापान जो कि हमेशा से एक जो है अपनी एक आजाद विदेश नीति रखा, हालांकि उसके अपने सुरक्षा ट्रीटी सिक्योरिटी ट्रीटी है अमेरिका के साथ में, लेकिन जापान एक ऐसा देश है जिसने रूस के साथ जंग में भी अपनी जीत हासिल की, चीन के साथ भी उनकी जंग में जीत हासिल हुई, अमेरिका जैसे सुपर पावर के साथ भी उन्होंने 1945 में पर्ल हार्बर में बॉम्बिंग किया और उनके साथ भी जो है बराबरी से टक्कर दिया। तो वो कभी एक दूसरे देश के अंदर एशिया में नहीं है, और जापान एक ऐसा एशिया का इकलौता देश है जो ग्रुप 7 जो दुनिया के जो सबसे विकसित देश जो 7 विकसित देश हैं उसका भी हिस्सा है। तो जापान एशिया का जो इकलौता एक देश है में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आवाज रखता है। तो उसके लिए ये बड़ा ही मुश्किल हो गया, क्योंकि उसके चारों तरफ अगर आप देखें, रूस भी एक न्यूक्लियर पावर है, और चीन भी एक न्यूक्लियर पावर है, और नॉर्थ कोरिया भी न्यूक्लियर पावर है, और अब जो है चीन जो है आर्थिक रूप से जापान से भी बड़ी राजनीति मतलब एक देश है, जबकि जापान की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे आती है। तो उसको किस तरीके से वो जो है अपने फॉरेन पॉलिसी को और अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो उनके सुरक्षा जो हित हैं उसको जो है बचा के रखे। तो इन सभी चीजों के बीचों बीच जो है जापान की जो पूरी विदेश नीति है वो किस तरीके से चीन को आर्थिक रूप से इंगेज भी करना चाहती है, उसके साथ जोड़ना चाहती है, साथ ही साथ सुरक्षा के मुद्दे पे वो अमेरिका के साथ अपने हितों को देखना चाहते हैं, प्लस उसके साथ साथ वो दुनिया के जो बड़े ताकतें हैं जैसे इंडिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, यूके हुआ, यू हुआ, इनके साथ जो है अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करना चाहते हैं ताकि वो एक बैलेंस बना सके एशिया के अंदर, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन जो है इसके कई सारे आयाम हैं, चाहे वो भौगोलिक हो, आर्थिक हो, और जो है सुरक्षा से पहलू से अगर आप देखें। और इंडो पैसिफिक का जो एक आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग बार बार सुनते हैं वो है ताइवान का मुद्दा। आपको मालूम है कि ताइवान जो है ये उसी मैरीटाइम रूट पे पड़ता है जो इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। और ये जो ताइवान का जो मुद्दा है, अगर ताइवान पे जो चीन अभी अपनी जो क्लेम कर रहा है कि ताइवान जो है चीन का हिस्सा है, और अगर उसमें शक्ति का प्रदर्शन करके मिलिट्री पावर का यूज करके अगर उस पर कब्जा कर लेता है, तो उस केस में चीन साउथ चाइना सी पे ऑलरेडी चीन का क्लेम है, और एनर्जी होगी या ऑयल या गैस उसकी जो जरूरत है, या अमेरिका या यूरोप, उन सभी को जो है चीन की जरूरत पड़ेगी, चीन की अनुमति की जरूरत पड़ेगी ताकि वो जो है अपने एनर्जी की नीड को पूरी कर सके। और इस रूट पे जो मैरीटाइम रूट है उस पे चीन का कंट्रोल हो जाएगा, जो कि दुनिया के किसी भी जो इंटरनेशनल लॉ के जो कन्वेंशन है, जो अंतर्राष्ट्रीय लॉ हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है, वो कहते हैं कि जो मैरीटाइम रूट होता है वहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हर देश का होता है और उस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं हो सकता। तो बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी जो है आज के लेक्चर को यहीं पे विराम दूंगा। बाकी जो भी सवाल हैं आपके मन में, आप खुल के जो है क्वेश्चन आंसर सेशन में रखिए, और मुझे बहुत खुशी होगी आपकी जो है समस्याओं का समाधान करना। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप जी। और लेक्चर मुझे लगता है अवश्य ही छात्रों को कम से कम एक
जो फ्रेमवर्क है इंडो पैसिफिक का वो तैयार करने में मदद मिलेगा। और मुझे लगता है कि जो भी इनकी समस्याएं हैं उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एक डीप थॉट जो है इंडो पैसिफिक का, वो जरूर छात्रों को प्राप्त हुआ होगा। तो मैं छात्रों से कहूंगा कि जो भी प्रश्न हो वो हमारे डॉक्टर साहब से, डॉक्टर सुदीप जी से जरूर पूछें, वो आंसर देंगे। और सबसे पहले मैं ही पूछ लूं, डॉक्टर साहब पूछ सकते जी हैं? जी जी जी। हाँ, तो जैसा कि आपने बताया इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में, तो मुझे लगता है कि जैसे इंडो पैसिफिक जो रीजन है, क्या भविष्य में ऐसा है कि उस रीजन पर भारत का जो एक फोकस है उसमें कोई सिस्टमेटिक चेंजेस देखने को मिलेगा? जैसे सिस्टमेटिक चेंजेस इन द टर्म ऑफ जैसे ट्रेड है, व्यापार है जिसको कह सकते हैं, या आप कहिए स्ट्रेटेजी है, या कोई मिलिट्री कैपेबिलिटी का वहाँ एक जो परफॉर्मेंस है जो भी है, उसमें उसमें किस तरह का परिवर्तन भविष्य में वहाँ इंडिया के पर्सपेक्टिव से वहाँ पर दिखाई देगा? इसके बारे में मेरा एक सवाल है, क्योंकि आप जानकार हैं तो, और मुझे लगता है कि अच्छे से उसको स्पष्ट करेंगे। उसके बाद छात्र भी सवाल पूछेंगे, उनके लिए तैयार रखें, चाहे जैसा सवाल हो पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो सवाल पूछा है ये बहुत ही रेलेवेंट है आज के टाइम में, क्योंकि भारत किस तरीके से इंडो पैसिफिक को देखता है और भारत के क्या इम्पोर्टेंट स्टेप आने वाले समय में होंगे, ये केवल भारत नहीं पूरी दुनिया इस पे बहुत टकटकी लगाए इस चीजों को बहुत ध्यान से देख रहा है। और मुझे लगता है जहां तक मेरी रीडिंग है, जहां तक मेरी समझ है भारत की विदेश नीति को लेके, और जो इंडो पैसिफिक में खास करके जो साउथ चाइना सी और ताइवान के मुद्दे पे, और उस साउथ चाइना सी और ताइवान के साथ साथ भारत ईस्ट एशिया में किस तरीके से और साउथ ईस्ट एशिया में इंगेज करना चाहता है। मुझे लगता है कि अगर आप देखें तो भारत की जो अभी तक विदेश नीति रही है वो ताइवान को तो चीन का ही हिस्सा मानता आया है, लेकिन हाल के कुछ सालों में हम देखते हैं कि भारत ने स्पष्ट रूप से अपने आधिकारिक पत्रों में या आधिकारिक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में या स्पीच में उन्होंने वन चाइना पॉलिसी में ताइवान को मेंशन करने से हिचकिचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक एम्बिग्यूटी, मतलब एक थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन बना के रखना चाहते हैं भारत की जो सरकार है ताइवान के ऊपर, कि ताइवान इज ए पार्ट ऑफ चाइना। क्योंकि ताइवान का जो मुद्दा है वो सीधा सीधा तिब्बत से भी जुड़ा हुआ है और लद्दाख से भी जुड़ा हुआ है, और हम आप जानते हैं कि भारत का जो है चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो जो कि लद्दाख से शुरू होकर अरुणाचल तक जाती है। तो जी। एक तो पहलू वो है। दूसरा ये है कि अगर सुरक्षा नीति से देखें तो भारत जो है अपने हाल के कुछ सालों में सिक्योरिटी सुरक्षा नीति के अंतर्गत, चाहे वो वियतनाम हुआ, फिलीपींस हुआ, इंडोनेशिया हुआ, कई सारी देशों के साथ वो जो है सिक्योरिटी पैक्ट किया है उन्होंने, और वो कई सारे अपने मिसाइल्स को भी बेच रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने वियतनाम को अपना एक युद्ध पोतक भी भेजा है, उन्होंने गिफ्ट किया है, म्यांमार को भी दिया है, और ब्रह्मोस मिसाइल को भी उन्होंने बेचने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि भारत जो है सिक्योरिटी फ्रंट पे भी जो है एक बोल्डली अपने जो है सिक्योरिटी डिफेंस और वेपन्स को, जो अपने भारतीय डिफेंस हैं के जो जो वेपन्स हैं उनको वो बेच रहा है साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ। और साथ ही साथ वो रूस के साथ भी वो साउथ ईस्ट एशिया का रूट यूज करके चेन्नई से व्लादिवोस्टोक तक एक कॉरिडोर स्टेब्लिश करना चाहता है, जिसके थ्रू वो वहां से रूस के व्लादिवोस्टोक शहर से गैस और तेल जो है लेते हुए वो जो है भारत के मद्रास शहर तक, चेन्नई शहर तक वो जो है वो जो तेल और गैस आके जो पहुंचेगा, तो वो भी एक दिख रहा है कि भारत जो है उसको एनर्जी रूट के कॉरिडोर के रूप में भी यूज कर रहा है, सिक्योरिटी फ्रंट पे भी एक्टिवली यूज कर रहा है। आसियान में भी भारत जो है पहले से ज्यादा एक्टिव तरीके से जो है एज ए डायलॉग पार्टनर जो है उसमें जो है हिस्सा ले रहा है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे भारत के जो संबंध है वो जापान के साथ हुए हो, चाहे कोरिया के साथ हो, साउथ कोरिया के साथ हो, हाँ उन्होंने और प्रगाढ़ किया है। सिंगापुर के साथ हमारे ऑलरेडी बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मुझे ये लगता है कि भारत की सुरक्षा नीति, भारत की जो विदेश नीति है उसके अंदर जो पहले लुक ईस्ट पॉलिसी था वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ बिल्कुल बढ़ा है, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी से अब ये आगे बढ़ रहा है, जहां पे आप देखेंगे किस तरीके से एक्ट ईस्ट
पॉलिसी के बाद इनको जो है ये किस जो है ईस्ट एशिया के लिए और साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो है पावर बन के उभर रहा है, और जिसका उसकी जिसका जिसका असर भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के विकास पे भी पड़ेगा। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि भारत जो है स्लोली बट स्टेडली, मतलब धीमी गति से बट बहुत ही क्या कहते हैं बिना रुकावट के लगातार अपनी जो है जो उनकी नीति है, उनका जो एक जो जो उनकी जो परिकल्पना है उसको वो साकार करने की तरफ बढ़ रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो मैं छात्रों से कहूंगा कि वो भी इनके भी कोई प्रश्न हो किसी भी प्रकार का तो पूछ सकते हैं। इसमें है कुछ छात्र जैसे वर्षा त्रिपाठी हैं और लोग हैं और जुड़ते हैं, वो पूछते हैं। कोई सवाल है किसी छात्र का तो पूछ लें। यस सर। हाँ पूछो पूछो वर्षा। अगर हम इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को एक लाइन में, यानी कि अगर इन शॉर्ट थोड़ा थोड़ा माइक अपने पास रख के बोलिए वर्षा। यस सर। सर एम आई ऑडिबल? हाँ यस यस। सर अगर हमें इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को इन शॉर्ट में, मतलब बहुत एक तरीके एक लाइन में हमें अगर एक्सप्लेन करना हो तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसे? देखिए, इंडो पैसिफिक जैसे मैंने अपने लेक्चर में भी बोला था, एक आइडिया की तरफ आया, इस दुनिया में आया, और अभी ये एक स्ट्रेटजी बन चुका है। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का हर देश के लिए अपने उसके अर्थ हैं, उसके अपने मायने हैं, लेकिन एक बहुत ही एक इम्बेडेड कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें कई सारे आयाम हैं इसमें। जैसे मैंने बताया कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये सारे इसके पहलू हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इंडो पैसिफिक, अगर आपको 2-4 लाइनों में एक्सप्लेन करना हो तो इंडो पैसिफिक एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके माध्यम से दुनिया का हर देश अपनी आर्थिक हितों की रक्षा करना चाहता है, अपनी सुरक्षा सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है, अपने सांस्कृतिक विरासत को और सांस्कृतिक जो विरासत है उसको दुनिया के साथ साझा करना चाहता है, और इसके साथ साथ वो अपने लोगों के भलाई के लिए काम करना चाहता है। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि ये चीन के खिलाफ बनाया गया है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ये तो हम जो है ऑलरेडी जो है एशिया को चीन के चंगुल से बचाना चाहते हैं, जो उसके दुष्परिणाम है। तो ये अलग अलग इसके सबका अपना अपना अलग अलग इसका इंटरप्रिटेशन है, ट्रांसलेशन है, लेकिन जो मूलभूत मैंने बताया कि ये यही है कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जहाँ पे दुनिया के सारे छोटे छोटे देश, सारे बड़े बड़े और छोटे देश अपने आर्थिक और सुरक्षा नीतियों का मतलब हितों का जो है देख रेख करना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, और किसी का प्रश्न है? थैंक यू। एक है कि इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया जो है उसमें हम इंडो पैसिफिक को कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? जैसे सिलेबस में भी है बच्चों के, मुझे लगता है कि किसी ने डाला होगा। एक रेशम लाल है, महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ में जेएनयू के पढ़े हुए हैं, मुझे लगता है उन्होंने सिलेबस बनाया है, उनका पीएचडी भी इसी पर है। तो उन्होंने यूनिट 5 में डाल रखा है इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया प्रेजेंट सिनारियो। तो भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है जी, उससे उसका इंडो पैसिफिक से क्या लिंक है? उन्होंने मतलब डाला होगा तो किसी उद्देश्य से डाला होगा सिलेबस में। बिल्कुल डाला होगा, क्योंकि इंडो पैसिफिक में जो बीच का जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है वो दक्षिण पूर्वी एशिया ही है, लेकिन उसमें अब भारत भी जुड़ गया है, तो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों को आप जो है छोड़ नहीं सकते। देखिए तो दक्षिण नहीं, बच्चों को ये डॉक्टर साहब ये समझाए कि जो हम शेयर कर रहे हैं फिर से कि वो जो आपका मैप है तो उसमें किस प्रकार से साउथ ईस्ट एशिया रीजन कहाँ से शुरू होता है और कौन कौन सा है, ताकि बच्चे उसको समझ सके। अच्छा या क्या, छात्र हमारे क्या आप जो मैं कर्सर हिला रहा हूँ क्या आप देख पा रहे हैं? कर्सर तो मुझे लगता है आप वो कैसे जुड़ेंगे आप, या अच्छा, तो नहीं नहीं, तो आप ही सर साउथ ईस्ट एशिया वाला हिस्सा जो आप दिखा हाँ दीजिए।
देखिए हाँ ये जो हाँ, साउथ ईस्ट एशिया वाला हिस्सा जो है, मुझे लगता है कि जैसे हम और सुदीप जी एक ही स्कूल के पढ़े हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे पकड़ है, तो मुझे लगता है साउथ ईस्ट एशिया में जो भी साउथ का हिस्सा और ईस्ट का हिस्सा मिला करके एशिया रीजन का है, साउथ ईस्ट एशिया है। उसको आप ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा, पपुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सब जो आएगा, और छोटे छोटे जितने भी आइलैंड आएंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं सुदीप जी, उसको छोटे छोटे आइलैंड जितने भी हैं उनको फिजी आइलैंड है, फिजी माइक्रो आइलैंड क्या है, कुछ माइक्रो करके कुछ मैक्रोनेशिया, बोलते हैं। मैक्रोनेशिया हाँ, है, माइक्रोनेशिया बोलते ओशिया, हैं। ओशियानिया हाँ कहते हैं, बेसिकली हाँ, ओशियानिया। ओशियानिया कहते हैं, माइक्रोनेशिया कहते हैं। वो गंगानाथ झा डॉक्टर साहब थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने बताया था। तो वो जो रीजन है, मुझे लगता है वही साउथ ईस्ट एशिया है। तो इसके संदर्भ में बच्चों को कुछ बताइए। हाँ जी, हाँ जी। देखिए साउथ ईस्ट एशिया जो है भारत को ईस्ट एशिया से जोड़ता है। देखिए भारत आप देख रहे हैं नक्शे में, हाँ, भारत तो दिख रहा है स्पष्ट रूप से, मुझे लगता है सभी बच्चों को दिख रहा भारत है। के बाद जो म्यांमार से जो एक फिर, और ये जो ये हिस्सा जो है ये ईस्ट एशिया में जाके खत्म होता है। ईस्ट एशिया कहाँ है आपका, जो जापान, चाइना, जापान और कोरिया, ये जो है ना, ये चीन, जापान, कोरिया ईस्ट एशिया में आता है। ऊपर की तरफ देख रहे होंगे, चाइना के बगल में। तो ये जो मतलब है, ईस्ट एशिया को केवल ईस्ट में ना देखें, थोड़ा ऊपर भी जा करके हम देखें, वो तो जापान और साउथ कोरिया का हिस्सा और चीन का बहुत सारा हिस्सा हाँ इससे जुड़ा हुआ है। हाँ, तो ये आप देख रहे हैं भारत और ईस्ट एशिया के बीच में जो देश पड़ रहे हैं, ये आपका बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, हाँ, ये सिंगापुर, ये सारे देश जो है साउथ ईस्ट एशिया, मतलब दक्षिणी पूर्वी देशों के नाम से जाना जाता है। और ये दक्षिणी पूर्वी देश ही है जिसके थ्रू दुनिया के जितने भी ऑयल एंड गैस है, चाहे वो रूस के थ्रू जो पहुंचता हो, चाहे जो आपका मिडिल ईस्ट से, गल्फ से आपका जो आपको जो दुनिया के देशों को जो तेल जाता है, गैस जाता है, वो इन्हीं देश से तो थ्रू जाता है। और इसी हिस्से में, क्योंकि यह हिस्सा जो है, जो दक्षिणी पूर्वी देशों वाला जो हिस्सा है, ये जो समूह का देश है, ये जो है यहाँ पे जो देशों का समूह है, यही हिस्सा जो है ना हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। और यही हिस्सा जो है सारी दुनिया के जितने एनर्जी हैं इसी हिस्से से होके जाते हैं। और इन हिस्से पे भी यहाँ पे साउथ चाइना सी आता है, यही सी हिस्से में ताइवान आता है, और यहीं पे बॉर्डर पे चाइना भी आता है। तो मतलब ये जो हिस्सा है, यहाँ पे अगर इंडिया अपनी हितों की रक्षा नहीं करेगा तो आने वाले दिनों में चीन जो है साउथ चाइना पे भी कब्जा कर लेगा, वो ताइवान पे भी अपना हिस्सा मानता है, ताइवान पे भी कब्जा कर लेगा। तो इंडिया को अगर अपनी एनर्जी भी चाहिए होगी, या साउथ ईस्ट एशिया को भी अगर कोई भी व्यापार दुनिया के साथ करना होगा, तो उसको चीन से, आप जब रोड पे जाते हैं हाईवे पे तो टोल गेट बने होते हैं, चुंगी लेते हैं आप गाड़ियों से, तो चीन उसी तरह से हो जाएगा, वो एक टोल गेट की तरह बन जाएगा वहां पे। वो सारे देशों से जो है चुंगी लेगा, सारे देशों से जो है आपसे जो है टैक्स लेगा, ट्रेड लेगा, जब चाहेगा किसी का भी वो शिप रोक सकता है, आने जाने से रोक सकता है। और अगर ये जो रूट है, अगर इस रूट को वो बंद कर दें चीन, तो आपको सोचिए, अगर आपको एक पानी का जहाज है जो गर्भ से चल रहा है, स्वेज ऑफ कैनल से, क्या कहते हैं, स्वेज नहर से निकलता है तेल और गैस लेके, और अगर उसको अमेरिका जाना है, जापान जाना है, हाँ, तो कैसे जाएगा? अगर ये रूट बंद हो जाएगा तो उसको काफी चक्कर लगा के दुनिया का जाना पड़ेगा, तो वक्त भी ज्यादा लगेगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा। और भारत के लिए ये जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश है हमेशा से इम्पोर्टेंट रहे हैं। अगर आप देखिए 16वीं 17वीं 17वीं शताब्दी में भारत के जो साउथ इंडिया, जो दक्षिणी भारत का जो हिस्सा था, वहां पे 2-3 मतलब एम्पायर्स थे, जैसे चोला राजाओं का साम्राज्य था, चेरा राजाओं का साम्राज्य था, पांड्या राजाओं का साम्राज्य था। ये जो लोग थे, ये जो राजा थे, इनका जो साम्राज्य श्रीलंका से लेके म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, सिंगापुर तक था। और ये भारत चीन तक उस राज्य में, उन लोगों के राजाओं के राज में जो है अपनी व्यापार करता था, और इस रूट की रक्षा करता था। इनफैक्ट साउथ चाइना सी का पुराना नाम है चंपा सी, ठीक है, इंडोनेशिया का पुराना नाम है जावा, थाईलैंड का पुराना नाम है श्याम। हाँ, तो ये सब आपको थोड़ा सा, क्योंकि इंडो पैसिफिक का अगर आपको आइडिया समझना है ना, अगर भारत एज ए भारतीय, क्योंकि आप एक इंडियन है, और इंडो पैसिफिक को आपको इंडिया एज ए इंडियन आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा। चीन क्या कह रहा है, अमेरिका
अमेरिका क्या कह रहा है, जापान जुड़ा रहा है सदियों तक, और आज भारत इससे फिर से किस तरीके से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साउथ ईस्ट एशिया भारत का ही एक एक्सटेंडेड नेबरहुड है, और आपको मालूम है कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पे भी इंडिया का कंट्रोल है, और भारत के लिए साउथ ईस्ट एशिया जो है इट्स लाइक जैसे जैसे चीन कहता है नॉर्थ कोरिया के लिए कि अगर नॉर्थ कोरिया पे अमेरिका का कब्जा हो जाएगा तो नॉर्थ कोरिया चीन के होंठ की तरह है, अगर होंठ कट गया तो दांतों पे डायरेक्ट ठंडक लगेगी, चीन अपनी भाषा में कहता है। तो उसी प्रकार से साउथ ईस्ट एशिया जो दक्षिणी पूर्वी देश है, ये भारत के लिए उसी होंठ की तरह है कि अगर उस पे जो है भारत का जो है व्यापार या भारत की जो उसके साथ एंगेजमेंट अगर वो खत्म हो जाएगा तो उसके भारत के आर्थिक और सुरक्षा नीतियों पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। जी, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि साउथ ईस्ट एशिया इंडिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और साथ में इंडो पैसिफिक और साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया का आपस में क्या संबंध है, इन्होंने स्पष्ट किया। तो और भी किसी का प्रश्न है तो कंटिन्यू किया जाए, अन्यथा यहीं समाप्त किया जाए। किसी और का कोई प्रश्न है, कोई छात्र पूछना चाहता है? और बाकी छात्र जो नहीं जुड़े हैं वो मुझे लगता है वो YouTube से देखेंगे, क्योंकि जब हम YouTube पे इसको लाइव चल ही रहा है, लेकिन जब हम उसको एडिट करके उसको प्रोसेस कर देते हैं तो भारी संख्या में लोग इसको देखते हैं, तो इससे लगता है कि सभी छात्र इसको देख लेते हैं। तो और किसी का प्रश्न है तो उसको पूछ सकता है, अन्यथा जो है इसको हम लोग बंद किया जाए धन्यवाद ज्ञापन के साथ। किसी को प्रश्न पूछना है? और बाकी डॉक्टर साहब का कभी ना कभी लेक्चर भविष्य में भी रखेंगे हम लोग, क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी पेपर आएगा, तो उसमें जब हम लोग अगस्त के बाद कभी ना कभी डॉक्टर साहब का सहयोग लेंगे, और चूंकि एक अच्छे विद्वान, एक अच्छे वक्ता का यदि हमारे बीच में वो बोलते रहेंगे तो अवश्य ही मतलब एक तरह से कि हमारा जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है उसमें एक रिसोर्स पर्सन के रूप में इनकी भूमिका एक फिक्स हो जाएगी, तो जरूर इनसे लाभ मिलेगा। और इनका जो है हम बार बार इनसे आग्रह करेंगे कि जब भी हम चाहेंगे तो ये चाहे जापान में हो, चाहे अपने वहाँ जहाँ से PhD किए हैं वहाँ जाएं, या अपने गृह जनपद जाएं, जहाँ भी रहें, ये जरूर हमारे छात्रों को मार्गदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आपके माध्यम से छात्रों को जरूर कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त हुई होगी जो शायद हम क्लास में बताते या क्लास हम ऑनलाइन लेते तो उतना स्पष्ट नहीं हो पाता जितना आपने बताया है। तो इसके लिए विशेष धन्यवाद आपको। तो हम लोग मीटिंग यहीं समाप्त कर रहे हैं डॉक्टर साहब। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।